जाना था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, है ना। तो हमने देखा था पिछले क्लास तक कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म कह सकते थे हम लोग। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट होता है तब क्या होता था, नेसेसरी सफिशिएंट हमने पढ़ा था, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, है ना। याद कैसे रख रहे थे कि एम के साथ डी एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में है, ऐसे। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तब ऐसा होगा, ये क्या कंडीशन नेसेसरी था, सफिशिएंट कि अगर ऐसा होता है तब एग्जैक्ट होगा। ठीक, इसका सॉल्यूशंस भी हमने सीखा था, कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और उसके बाद फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टार्ट करेंगे जो इसी से आगे होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशंस क्या होता था आप लोगों को अगर याद हो तो सबसे पहला स्टेप 1 जो होता था, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है जो भी हो, तो पहला स्टेप ये होता था, स्टेप 1 की सबसे पहले आप चेक कीजिए कि एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक, और अगर एग्जैक्ट हो गया तो उसका जो सॉल्यूशंस होता था स्टेप 2 में क्या होता था सॉल्यूशन, इंटीग्रेट करेंगे किसको किसको, सब इंटीग्रेट डायरेक्ट। अगर सॉल्यूशंस की बात स्टेप 2 होता था कि आप इंटीग्रेशन कीजिए एम डी एक्स का, यहाँ पे लेकिन y को क्या मानना होगा, कांस्टेंट। स्टेप 2, फिर स्टेप 3 क्या कहता था, इंटीग्रेशन एन डी वाई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ n के उसी टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा जिसमें x कंटेन ना करता हो। तो क्या लिख सकते हैं, टर्म्स ऑफ n, या फिर डायरेक्ट इसको ऐसा लिख दीजिए आप, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, है ना, नॉट कंटेनिंग x। और इस टोटल का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। n ही लिखा हुआ है लेकिन n के सारे टर्म्स नहीं है, क्या कुछ समझ में आया। n ही लिखा हुआ है ये, लेकिन n का सारा टर्म्स नहीं है, सिर्फ वो टर्म्स है जिसमें x नहीं है। उसके बाद स्टेप 4 अगर हम बात करें तो स्टेप 4 में सॉल्यूशंस क्या होता था कि दोनों को क्या, इन दोनों के सम को हम लोग किसी कांस्टेंट के इक्वल कर देते थे। इसकी फाइनल क्या कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन जो होता था वो क्या होता था, k इज इक्वल टू या सी के इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन एम डी एक्स और यहाँ पे y कांस्टेंट मानकर प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्पेशल टर्म्स। ठीक है, क्लियर। तो ये होता था जनरल सॉल्यूशन। तो समझ में आ रहा है इस तरीके का। तो चलिए एक सबसे पहले प्रॉब्लम्स करते हैं। हमने हालांकि पिछले क्लास तक किया हुआ था कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आज हम लोग देखते हैं। चलिए लिखिए लिखिए। तो ये बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, शायद आपने किया भी होगा इस चीज को। एग्जाम्पल्स 1 आपकी बुक का ही है, क्या है, x प्लस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या देखिए, यहाँ पे जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा डाउट्स तो ये आएगा कि ये किस मेथड से बनेगा, है ना। तो ये सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हम लोग चेक करेंगे कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट का है। अगर है तो हम क्या चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है। समझ में आ रहा है, किस कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अभी तो आप लोग सिर्फ एक पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट वाला, तब तो ठीक है सीधा से बन रहा है। उसके बाद जब होमोजेनियस पढ़ेंगे, लीनियर पढ़ेंगे, कोफिशिएंट के साथ, कांस्टेंट के साथ, इस तरीके से, है ना, कोफिशिएंट विद कांस्टेंट, कोफिशिएंट विद वेरिएबल आगे पढ़ेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिर बनेगा किससे। तब यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाएंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो इस फॉर्मेट का है, और अगर इस फॉर्मेट का है तो फिर चेक करेंगे एग्जैक्ट है, और अगर एग्जैक्ट हो गया तब तो आता है ये बनाने। ठीक, अच्छा, उसके बाद मान लीजिए सीधा सीधा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर सोचेंगे कि क्या हम लोग क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में बना सकते हैं। ठीक है, और अगर बना सकते हैं तो फिर चेक करेंगे एग्जैक्ट है, और अगर एग्जैक्ट है तो फिर वैसे बनाएंगे। समझ आ रहा है। तो चलिए, तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है क्या ये एग्जैक्ट है। सबसे पहले ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में है। यस सर। देखिए तो एम डी एक्स है, कहाँ है डी एक्स है जी, दोनों का टर्म। एम मान लीजिए ये एम हो गया तो डी एक्स की जगह डी वाई है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, इसको एम डी एक्स एन डी वाई, नहीं समझे। क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होना चाहिए ना, एम डी एक्स प्लस
यहाँ पे पहले क्या है एन डी एक्स है, प्लस एम डी। तो मतलब हम लोग सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा कि आप इसको रीअरेंज कर लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशंस में? हाँ, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ को? सबसे पहले देखिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं क्या? चलिए तो ये हम लिख सकते हैं हेयर m इज इक्वल टू कितना हो गया जी? क्लियर? एंड x प्लस वाई, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर अभी तो सिर्फ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में आए हैं, हम एम और एन का वैल्यू निकाले हैं। अब क्या करते हैं, चेक करेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो एग्जैक्ट के लिए क्या करते हैं, देयरफॉर डेल एम बाई डेल वाई, क्या आएगा वैल्यू बताएंगे? कैसे आएगा 1? हाँ, इसका तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में है, तो वैल्यू कितना है 1 आया। अब इसमें जब हम करेंगे डेल एम बाई सॉरी डेल एन बाई डेल एक्स, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1, बाकी उसका 0। समझ में आया? अगर आप वहाँ कॉमन कर लेते तो -1 आता। समझ रहे? चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, फिर ब्रैकेट कॉमा देकर लिखिए, दैट इज डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, हेंस गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, हेंस गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। चलिए अब इसके बाद का स्टेप क्या कहता है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग m dx, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y को कांस्टेंट मानकर, है ना, y कांस्टेंट मानकर क्या आएगा वैल्यू? आपके पास m क्या है, m के जगह पे ये टोटल है माइनस x माइनस वाई, यही है ना। तो भाई इसका वैल्यू निकालिए, माइनस एज इट इज था बाहर हो गया। अब x का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट है ना जी। अच्छा, यहाँ पे dx होना चाहिए ना, तो इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई, वाई कॉन्स्टेंट है बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। क्लियर हुआ? अब चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, ये रिलेशन नंबर आपका मान लीजिए 1। इसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है जी गौतम? हाँ, इंटीग्रेटिंग एन डी वाई, लेकिन एन की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग ना, नॉट कंटेनिंग एक्स, फिर यहाँ पे कितना, यहाँ पे डी वाई। समझ में आया? अब इसी चीज़ को आप आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या लिख देंगे, देखिए तो इसका वैल्यू कितना है, नॉट कंटेनिंग एन कितना है, ये है, नॉट कंटेनिंग एक्स सिर्फ वाई है, तो वाई डी वाई, फाइनल वैल्यू कितना आ गया वाई स्क्वायर बाई 2, ये रिलेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये इंटीग्रेशन कौन सा है, इनडिफिनिट वाला। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कभी भी क्या होता है, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप चाहें तो यहाँ पे प्लस C1 प्लस C2 कर सकते हैं, और फिर जब लास्ट में दोनों को ऐड करते हैं तो वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो वो उसमें भी आप मैनेज कर मतलब समझ सकते हैं, इंक्लूड है यहाँ पे, या फिर आप C1 C2 लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग का जो स्टेप 4 और लास्ट स्टेप क्या कहता है, यहाँ तक हो गया गौतम? फ्रॉम 1 and 2 क्या इसका सॉल्यूशंस होगा? एडिंग 1 and 2। हाँ, फ्रॉम 1 and 2, एडिंग नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 the general solutions is k is equal to क्या, ये आपका पता है, लिख सकते हैं एक बार ऐसे कुछ m dx y as constant, फिर प्लस n dy, यहाँ पे लिख देंगे आप स्पेशल टर्म्स। अब इसके बाद क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं, क्या है वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई, यही ना। फिर इसका वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर बाई 2, ये टोटल इक्वल है के। समझ में आ रहा? अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस, इससे होगा तो हो जाएगा प्लस,
तो डायरेक्ट लिख दे क्या, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई। ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2k, इधर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर y स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स वाई। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये k कांस्टेंट था, 2 मल्टीप्लाई हो तो भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट c इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। समझ में आइए। चलिए क्वेश्चंस बनाइए जल्दी से। हाँ वहीं से बनाइए एक, लेकिन हम लोग पहले बनाते हैं और ये आप लोग को बनाना है। लिखिए लिखिए हम ही चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम लिखते हैं। अच्छा हाँ, ये जो स्टेप्स हैं ना कि फर्स्ट स्टेप में ऐसा क्यों करते हैं, आखिर m के साथ हम लोग y को कांस्टेंट क्यों मानते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग n का सिर्फ स्पेशल टर्म्स ही क्यों रखते हैं, ये हम लोग प्रूफ किए हैं पिछले क्लास में। एक क्लास था उसमें थ्योरम्स किए हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, लिखिए तो ax प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 बन जाएगा क्या, जल्दी बनाइए इसको। चलिए इसको तो ऑन लिख दिया। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आंसर आया आप लोगों का, आंसर आया, ठीक है। चलिए तो एक बार आपका आया गौतम, सर बना रहे हैं अंतिम। चलिए बनाइए जल्दी बनाइए। ठीक है बनाइए बनाइए। सबसे पहले क्या किए हम लोग, सॉल्यूशंस में करेंगे तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि देख लीजिए mdx प्लस इंटू फॉर्म में है, अगर है या नहीं है जो भी है तो सबसे पहले एक बार जरूर लिखेंगे कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो एकदम सेम एज इट इज, क्योंकि पता है एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो आपके हाथ में होगा और आपको कॉपी में बनाना है। तो हम लोग एक स्टेप जरूर लिखेंगे कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ये पूरा उतार करके रिलेशन नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि हेयर कि m इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस एच वाई प्लस जी एंड n इज इक्वल टू क्या है, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। इस तरीके से आ गया। उसके बाद क्या स्टेप होता है कि डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डेल एम बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना होगा ए, बस, और सारा का 0 हो गया ना, ये 0 0 0 सिर्फ ये आएगा डेल एक्स डेल एम बाई डेल वाई ना। हाँ हाँ हाँ, ओ सॉरी, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 टोटल, फिर ये भी 0, कांस्टेंट है तो 0, सिर्फ इसका क्या आएगा, सिर्फ h आएगा। अच्छा, उसके बाद डेल एन वाई, जब आप डेल x निकालेंगे, देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन तो y कांस्टेंट रेट, b भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, कांस्टेंट ये भी है, डिफ्रेंसिएशन 0, इसका क्या होगा x के रिस्पेक्ट में h। समझ में आया आपका, गौतम आया था आंसर। चलिए बहुत अच्छा था, देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल है तो एग्जैक्ट हो गया। सॉल्यूशंस क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग लिखिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होता है, ये आप लोग को स्टेप वाइज करना है। सॉल्यूशंस क्या होता था, k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m dx प्लस n dy, यही ना। m यहाँ पे भी स्पेशल टर्म्स और यहाँ पे भी क्या y एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे चलिए देखिए तो m के जगह पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, ये वाला क्या ऐसा लिख सकते हैं, ax प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे किस टर्म का इंटीग्रेशन होगा गौतम, एन वाई तो होगा, एन डी वाई तो होगा, लेकिन एन में कौन कौन टर्म्स, एक्स के साथ नहीं होगा, सिर्फ बी वाई प्लस एफ, बी वाई प्लस एक्स, इसका सिर्फ छोड़ करके चूंकि इसमें एक्स है बाकी दोनों का होगा, तो क्या लिखेंगे बी वाई प्लस एफ। समझ में आई है, इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस यहाँ क्या होगा, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो क्या लिख सकते हैं एच एक्स वाई, फिर यहाँ पे कितना
फिर यहाँ पे कितना, बी बाई स्क्वायर प्लस बाई 2 एफ बाई समझ में आ रही है? अब देखिए आप चाहे तो फिर से 2 एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2k, इधर समझ में आ रहा ना, बन जाएगा ये सब, इजी है सब। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद अगला टॉपिक पे बढ़ेंगे हम लोग। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए e टू द पावर y प्लस 1 cos x, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी दे रहे हैं हम लोग, e टू द पावर y प्लस 1। चलिए आप लोग साथ साथ बताएंगे, हम बनाएंगे क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 8 था नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2 का ही है, थर्ड नंबर। ये डिफरेंशियल क्वेश्चन है, e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू द पावर y sin x dy, सही है? हाँ यहाँ पे इंटू है, फिर यहाँ पे e टू द पावर y sin x, हाँ सही है। चलिए कैसे बनेगा, सबसे पहले ये उस फॉर्मेट पे है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, लिख दिए, रिलेशन नंबर 1 मान दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे सॉल्यूशंस में, ये सॉल्यूशंस में ही लिखना है कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसी चीज को उतारेंगे। उसके बाद क्या, हेयर m इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, e टू द पावर y प्लस 1 इंटू cos x, फिर n इज इक्वल टू कितना है, e टू द पावर y sin x। अब क्या करेंगे गौतम बताइए, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, मीन्स की डेल एम बाई, चलिए डेल एम बाई डेल वाई कितना आएगा बताइए, वैल्यू बताइए। अच्छा डेल एम बाई डेल वाई का मतलब क्या हुआ कि m का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जा रहा है y के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या कि अगर वेरिएबल तो यहाँ पे दो ही है x और y, तो अगर y के रिस्पेक्ट में है तो x क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो x अगर कांस्टेंट ट्रीट है तो क्या मतलब हुआ बताइए, m यही है ना m dx, तो बताइए यहाँ पे किसे कांस्टेंट मानेंगे और किसका डिफरेंशिएशन होगा। हाँ तो ये क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका होगा, तो क्या आएगा रिजल्ट, तो कांस्टेंट ट्रीट होगा। देखिए अगर आप मान लेते हैं e टू द पावर y cos x फिर प्लस cos x, इसका यही चीज हुआ ना, अभी डिफरेंशिएशन किए नहीं है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसी चीज को लिखे हुए हैं, हमको इसी चीज का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब बताइए, हाँ प्रोडक्ट रूल कहाँ लगेगा जी, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2x तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा, कांस्टेंट है ना जी, तो कांस्टेंट तो बाहर होता है। अच्छा ठीक है सर, तो y के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पर x वाला टर्म को कांस्टेंट लेंगे। देखिए ये जो m लिखा हुआ है ना, इसी चीज को हम फिर से लिख दिए हैं, अभी डिफरेंशिएशन किए नहीं है, क्या किए हैं, इससे मल्टीप्लाई किए ये बन गया, इससे किए ये बन गया। अब जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे डेल एम बाई डेल वाई, तो y के रिस्पेक्ट में करें तो x वाला कांस्टेंट, मतलब cos x कांस्टेंट है, तो cos x बाहर और e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन y के ही रिस्पेक्ट में e टू द पावर y हो गया। नहीं समझे, जैसे कि कहीं 2x रहता है तो क्या प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, 2 बाहर x का डिफरेंशिएशन, समझ रहा। अगर आप चाहे प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे ना तो वही होगा जो आपका रिजल्ट आएगा। देखिए इसको पहले कर देते cos x बाहर और e टू द पावर y का वही चीज, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही नहीं लेते, e टू द पावर y cos x, और ये क्या है कांस्टेंट, तो 0 हो गया। तो बात समझ में। अच्छा अब अगर प्रोडक्ट रूल आप देखना चाहते हैं ना, तो देखिए एक e टू द पावर y बाहर cos x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो क्या होगा 0 ना, नहीं समझे, प्रोडक्ट रूल बोल रहे हैं आप ही। तो cos x तो कांस्टेंट, हाँ तो उसका हो गया 0 प्लस, अब रखिए cos x और इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर y का e टू द पावर y आया, फिर से वही वैल्यू है, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए चाहे ये लगाइए, वही रिजल्ट आना है। तो ये दूसरा रूल क्या बोले सर, प्रोडक्ट रूल को छोड़कर डायरेक्ट नॉर्मल कांस्टेंट बाहर, बाकी टर्म्स का डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन तो पूरा हो ही रहा है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि अगर कोई बच्चे को पता है कि कांस्टेंट बाहर होता है, ठीक, तो वो कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, जैसे 2x स्क्वायर है, ठीक, कांस्टेंट बाहर कर लिए और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फाइनल कितना आ गया 4x। अब किसी को पता नहीं है कि कांस्टेंट बाहर होता है, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि 2 को रखिए, इसका डिफरेंशिएशन सुन लीजिए, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला वाले को रखिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन कितना 2x, फिर उसके बाद क्या, जिसको रखे जिसका डिफरेंशिएशन क्या उसको रखिए, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना, ये तो ऐसे ही खत्म, फिर फाइनल कितना आ रहा है 4x। समझ में क्लियर हुआ। तो अगर पता नहीं है तब हम लोग प्रोडक्ट लगा देंगे
चलिए तो ये समझ में आया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल एन बाई कितना आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट ई टू द पावर वाई कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन देखिए तो दोनों वैल्यू सेम आ गया ना, तो क्या लिख सकते हैं कि 10 डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, हेंस the equation the given differential equation is ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब सॉल्यूशंस क्या होगा, therefore the general solutions is जनरल सॉल्यूशंस क्या होगा, k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू इधर क्या, समझ में आई है क्या लिखे। अब इसके बाद इसके और यहाँ पे ध्यान रखना कि y एज कांस्टेंट। अब आइए इसका वैल्यू क्या होगा, m के जगह पे ये आपका क्या है, पूरा लिखा जाएगा, नीचे वाला टर्म लिख दीजिए e टू द पावर y प्लस 1, नीचे वाला हाँ ये लिख सकते हैं, यही सही बात है, e टू द पावर y cos x dx। अब बताइए इसमें कोई टर्म्स होगा क्या, नो सर, इसमें तो सिर्फ एक ही टर्म्स है n में, और हमको वो टर्म्स लेना है जिसमें x नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो मतलब इसका वैल्यू कितना है 0, कुछ टर्म्स ही नहीं इंटीग्रेशन के लिए आपका इधर। अब बताइए वैल्यू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर इंटीग्रेशन आता है तो e टू द पावर y कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन से बाहर, cos x का इंटीग्रेशन सिर्फ sin x, डिफरेंशिएशन में माइनस होता है, जितने भी c वाले डिफरेंशिएशन होते हैं उसमें माइनस होता है, c में डिफरेंशिएशन में माइनस, इंटीग्रेशन में नहीं। तो क्या होगा e टू द पावर y sin x इंटीग्रेशन इसका, और इसका इंटीग्रेशन सिर्फ sin x, तो फाइनली कितना है वैल्यू k इज इक्वल टू ई टू द पावर y sin x और प्लस कितना इधर sin x। आपका यही हो गया आंसर। सर इसको हम बार बार से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट हाँ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट कब लगता था आपको पता होना चाहिए। फिर वही बात हो गया कि अगर 2x² है तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल कब लगता है जब सेम वेरिएबल का फंक्शन होता है, प्रोडक्ट रूल हो चाहे इंटीग्रेशन बाई पार्ट हो। इंटीग्रेशन बाई पार्ट अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2x² तो इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट कैसे लगा सकते हैं आप, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इसके जगह पे e टू द पावर y भी लिखा रहा है तब भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन तभी यूज होगा जब सेम वेरिएबल में दोनों फंक्शंस हो। यहाँ जैसे e टू द x² हो गया और यहाँ पे हो जाता sin x, हाँ सर समझ गए, दो फंक्शन दोनों सेम वेरिएबल में फंक्शंस है, तब इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अब एक कांस्टेंट है आपका e टू द पावर y, तो कांस्टेंट तो सीधा इंटीग्रेशन से बाहर हो गया है ना। नया चीज सीखी सर आज। चलिए ठीक है, समझ में आया ना। हाँ चलिए तो ये क्लियर हो, वो आपका आंसर हो गया। आंसर क्या कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा कॉमन कर लेंगे, e टू द पावर y और फिर +1, और चूंकि देखिए sin x क्या हो गया बाहर हो गया, और आपका इधर k है। चलिए ये हो गया आपका आंसर। बनेगा इस टाइप का प्रॉब्लम। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम है, ये कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग ये इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। लिखिए तो वीडियो भूल जाते हैं। चलिए चलिए यही तो बेनिफिट है कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, घर में भी देख सकते हैं। चलिए ये सब इसमें देखने का जरूरत पड़ रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा है फिर। चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, मिटा दे गौतम। यस सर। इसमें केवल फोटो ही खींच के ले आते हैं, हमको आज तक हम सर वहाँ पे भी बहुत जगह फोटो खींच के ले गए, बहुत मतलब फोन में ही रह जाता है। हाँ होता है। जब 2 महीना बाद थोड़ा देख रहा था तो डिलीट करते हैं, हटाओ स्टोरेज जब फुल होगा तब नहीं। चलिए होता है। सर एक 10 नंबर तो नहीं। हाँ यस 10 मार्क्स
सर इसमें से इंटरनल में से क्वेश्चन है एग्जैक्ट से एक से सर। हो सकता है, ये तो अभी स्टार्टिंग है सिलेबस का जी, इसके बाद बहुत कुछ पढ़ना है अभी। चलिए इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, और क्लास ज़रूरत पड़ेगा तो रेगुलर भी करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट से बना लीजिए, फिर हम लोग इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जाएंगे। हर्षित नहीं जैसे कोई फायदा तो नहीं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो। x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 dx माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4x y टू द पावर 3 प्लस साइन y dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या ये उस फॉर्मेट पे है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का, और अगर उस फॉर्मेट पे है तो फिर m और n निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस है। दैट इसका आंसर बताइए क्या है। डेल एम बाई डेल वाई कितना आया, निकालिए और वैल्यू बताइए डेल एम बाई डेल वाई का। डेल एम बाई डेल वाई है सर -4xy प्लस 4y³ आपका, हाँ आपका आया, आपको नहीं आया? -4xy प्लस 4y³ आया जी आपका? नहीं आया? कैसे आया देखिए तो। डिफरेंशिएशन होगा सर, फॉर्मूला क्या था? डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला कहाँ है जी? सर मतलब ये जो आता था ना सर, ए पे प्रोडक्ट का पावर n फॉर्मूला। वाला। अच्छा ओ थी, वही फॉर्मूला भूल गए। जैसे ये सिंपल होता है ना y का, तो y का y² तो वही हम लगा दिए y²। वो तो इंटीग्रेशन में होता है ना। इंटीग्रेशन कर दिया सर। हाँ सर मास्टर दिया। चलिए कोई बात नहीं, होता है। देखिए हम एक करते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट हम बताते हैं। m का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे, x का पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ से लिखना नहीं है आप लोगों को। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ये तो सिर्फ x वाला है, क्या होगा इसका वैल्यू 0। अच्छा इसका वैल्यू -2 जो होगा वो बाहर, x भी जो होगा वो बाहर। समझ में आया कैसे? फिर y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना, 2y। हाँ वही 2y। समझ में आया कैसे? इवन हो वाह। अब यहाँ पे कितना 4 आगे y³ y³ सिंपल तो है जी, -4xy 4y³। आप इंटीग्रेशन लगा दिए। चलिए ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से n का भी वैल्यू है, n कितना है, माइनस बाहर 2x स्क्वायर y माइनस 4x y टू द पावर 3 प्लस साइन y। n का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते थे, कितना आएगा वैल्यू देखिए तो, माइनस बाहर 2 बाहर फिर y भी बाहर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे वो समझ में आया? देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बाहर 2 बाहर और क्या है x के रिस्पेक्ट में करा तो y कांस्टेंट वो भी बाहर, x स्क्वायर 2x। समझ में आया? अब यहाँ पे ये माइनस जाएगा इसके पास तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 4 जो आपका है वो बाहर, ठीक है। और यह इसका डिफरेंशिएशन कितना, चूंकि कांस्टेंट है ना ये, तो वो बाहर, जैसे 4 बाहर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 कांस्टेंट बाहर, y³ बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1। अब ये क्या हो गया 0, क्यों? क्योंकि ये हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और हमारा क्या टर्म्स वो y में है, तो कांस्टेंट वो खत्म। क्लियर हुआ ये? तो ये अपने देखिए तो ये भी कितना आ गया, -4xy
प्लस 4y का पावर 3। क्लियर हो गया? अब इसके बाद डायरेक्ट तो आंसर हो जाएगा ना, यस सर। बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है। तो अब एक प्रॉब्लम है, देखिए, हालांकि ज़रूरत नहीं है उतना, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नंबर 10 एक्सरसाइज का, बाकी सारा बन जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉब्लम बनाना है आप लोगों को। ये वाला जारी बाग 2013 में आया था। पता नहीं कब आया है जी, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 78। 78। ओह हम बहुत दूर चल गए सर, आप अपना लिए हम लोग सबसे लास्ट वाला देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर ये सारा बना लेंगे, ठीक है। एक 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर है ओरिजिनल बुक में 64। ओरिजिनल मेरे पास थोड़ी है। ओरिजिनल, इसलिए ओरिजिनल बुक बोले, ओरिजिनल बुक में 64 है। ये ओरिजिनल नहीं है? नहीं ये ओरिजिनल है, देखिए 64 निकालिए तो। यस सर। एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 8 आया हुआ है 2014 में, पेज नंबर क्या बोले? 64 ओरिजिनल बुक में। ये तो उसी तरह है सर। हाँ तो सारा इजी ही प्रॉब्लम आता है आपके यूनिवर्सिटी में। हाँ मतलब ट्राई कर, हाँ 2-4 प्रॉब्लम बना लीजिए। हाँ जी सर बनाए थे ना, सर बनाए थे ये वाला सर। पता नहीं, हाँ, सर, अंकित बनाए थे सर। हाँ सर बनाए थे। बहुत पहले हम सारा सब एग्जांपल बनाए थे। एग्जांपल अच्छा। में हाँ 7 तक हम बनाए थे, तो 8 आप बताए थे। 8 क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सा था इसका। अच्छा जो भी हो, नंबर 8 लेकिन ऑनलाइन उस दिन रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ना, ऑनलाइन नहीं हो रहा था, तो इसलिए ऑनलाइन जरूरी था। हाँ 10th ही बताते हैं, लेकिन हालांकि जरूरत नहीं है। 10th में एक एसिम्प्टोट्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि सो दैट द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, रफली ही बता रहे हैं कि एक इक्वेशन दिया गया है और बताना है कि रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग इट्स एसिम्प्टोट्स द लाइन दिस। मतलब आपको ये शो करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किससे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, एक फैमिली ऑफ पैराबोला। फैमिली ऑफ पैराबोला क्या होता है, सॉरी पैराबोला नहीं, हाइपरबोला है, हाइपरबोला। हाइपरबोला हाँ इस सेम इस तरीके से होते हैं, हाइपरबोला है ना। और पैराबोला में क्या, पैराबोला में क्या डिफरेंस है, y² = 4a/, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये करना है, देखिए कह रहा है कि सो दैट द इक्वेशंस, ये इक्वेशंस दिया गया है रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ हाइपरबोला, ये फैमिली ऑफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा ना, वो इक्वेशन एक हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। तो अगर हाइपरबोला का इक्वेशन आता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये शो कर रहा है, और वो उस हाइपरबोला का इक्वेशन होगा जो, मान लीजिए एक हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। अब इस हाइपरबोला का आपको एसिम्प्टोट्स निकालना है, और वो एसिम्प्टोट्स क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो दो एसिम्प्टोट्स है, एसिम्प्टोट्स पता है क्या होता है, एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, बताया था सर वो लाइन जो उसको infinity हाँ पे- जैसे एसिम्प्टोट्स इस तरीके से जो इन्फिनिटी पे टच करे उसको एसिम्प्टोट्स, सेम 1 में सीखे होंगे कि किसी कर्व का एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं, है ना। 6-7 रूल था। हाँ बिल्कुल। स्टेप में solve हाँ। करके। तो करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या आएगा, हाइपरबोला का इक्वेशन आएगा, और इस हाइपरबोला का इक्वेशन से आपको इसका एसिम्प्टोट्स निकालना है। और वो एसिम्प्टोट्स क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो दो एसिम्प्टोट्स है, यानी हाइपरबोला का एसिम्प्टोट्स निकालेंगे तो आराम से आ जाएगा। हाँ लेकिन पहले हाइपरबोला का इक्वेशन तो निकालेंगे। तो हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे निकलेगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आएगा हाइपरबोला का, और हाइपरबोला को फिर इक्वेशन से आपको एसिम्प्टोट्स निकालना है। तो वो इक्वेशंस का एसिम्प्टोट जो आएगा, समझ रहे ना। समझे क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करके यहाँ पहुँचना है, और फिर यहाँ से एसिम्प्टोट्स निकालना है। अब अगर हम लोग एसिम्प्टोट्स सीखने जाएंगे तो फिर अब 1-2-3 क्लास चला जाएगा इसी में। सेम 1 में सीखना था, हालांकि ये सब क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन इसका सर C निकाल लेना, इसका C निकाल लेना, उसके बाद इसमें जाके हाँ सी नहीं, पूरा इक्वेशंस यस आगे कहीं सर एसिम्प्टोट सब पढ़ना नहीं है। ना, ग्रेजुएशन में तो नहीं है। पढ़ना बहुत अच्छा चीज है। हाँ वो हो गया, कर्व ट्रेसिंग वगैरह हो गया, अच्छा चीज़ है वो सब। इंजीनियरिंग में खूब पढ़ना है। हम लोग तो पढ़ रहे हैं। चलिए ये हो गया ना, तो अब ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझे। चलिए तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास से क्या सीखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसको एंड कर दीजिए। सर